Where there is the light, there is the sight. जहाँ प्रकाश है वहीं दृष्टि है। प्रकाश के बगैर हम लोग दृष्टि रखते हुए भी दृष्टिविहीन हैं। नमस्कार, मैं हूँ यू प्रकाश और हम सब जुड़े हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग नए टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कंपैरेटिव एग्जाम्स में अक्सर इससे प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इस लंबा टॉपिक होने की वजह से इसमें धैर्य की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि आप धैर्य रखेंगे। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का, जहां ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ऑप्टिकिंग। अब ये क्या चक्कर है भाई, यहाँ जो तीन टर्म्स लिखे गए हैं ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स और ऑप्टिकिंग, ये जरा समझते हैं। ऑप्टिक्स दरअसल इसका ये देखिए लैटिन वर्ड है, ये स्पेसिफिक लैटिन वर्ड जो है इसका भी मतलब होता है ऑप्टिक। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें सी की जगह पर की का इस्तेमाल किया जा सकता है, या नहीं तो हम लोग सी का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कि ऑप्टिक्स में दरअसल हम लोग पढ़ते क्या है, क्या जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे। तो एक बात, ये टॉपिक शुरू करने के पहले आपको यहाँ समझ जाना चाहिए कि यहाँ हम लोग प्रकाशिकीय, जो इसका हिंदी अर्थ होता है प्रकाश के, ये लाइट का दो लिटरल मीनिंग होता है। एक हम लोग जो फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे और एक लिटरेचर में। लिटरेचर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, वेट प्लेस हल्का बाहर ही। और दूसरा हो गया रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके दूसरे मीनिंग में अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर आर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, इसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं। देखते हैं ये दरअसल क्यों लिखा गया रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका हम लोग का पता चलेगा हम लोग को कि लाइट है क्या। ठीक है, इसके दो सेंस होते हैं, एक लिटरेचर में और एक हम लोगों के फिजिक्स में। और फिजिक्स में इसका क्या सेंस होता है, इट्स अ रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces visual sensation। अर्थात प्रकाश जो है एक रेडिएंट, यहाँ एक रेडिएशन टर्म जो है, रेडिएशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ इट्स सराउंडिंग और मीडियम। मतलब यहाँ माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी वैसे एनर्जी का प्रारूप जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए न तो मीडियम की जरूरत है, एटमॉस्फेयर की जरूरत, न किसी का हेल्प। मतलब समझिए रमता जोगी बहता पानी, मिला अगर तो ठीक, नहीं मिला तो बस अपने ही धुन में चलते रहना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ लाइट को रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया, जरा सा देखते हैं। इट्स अ रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप पहले ही बोल देते हैं कि ये रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट हो जाता है। कैसे, देखिए यहां से सन करोड़ों किलो, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग को पता है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर आने अराउंड 480 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जिसको हम लोग वैक्यूम फ्री स्पेस कहते हैं। लेकिन वो 15 करोड़ किलोमीटर के बाद हम लोग जहां रहते हैं अर्थ क्रस्ट पर, वहां तक सनलाइट पहुंचता है, जिसमें किसी भी तरह के मीडियम का कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि मीडियम है ही नहीं। तो यहाँ हम लोग सीधा बोलेंगे कि भाई ये रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सारा इंफॉर्मेशन हो गया इसी में से कि इसमें सराउंडिंग्स या मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हिच प्रोड्यूसेस विजुअल सेंसेशन, यह क्या करता है, जैसे मान लिया जाए कि कहीं आप अंधेरे में जा रहे हैं, अचानक एक साइंटिलेशन अर्थात एक ग्लो वॉर्म अचानक वहां से गुजरे और उस अंधेरी रात में, खास करके बरसात की एक रात है ना, ग्लो वॉर्म आसानी से दिख जाएगा। और वहां अगर एक सेंटिलेशन जाता है तो हम लोग क्विक रिप्लाई करते हैं, यानी हम लोग देखने के लिए मजबूर हैं, देखने के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जिसको मीडियम की आवश्यकता होती ही नहीं है, और ये जो है हम लोगों को देखने के लिए मजबूर करता है। वैसे ही आपको पहले बोल चुके हैं कि where there is the light there is the sight, जहां प्रकाश है वहीं दृष्टि है। तो यहाँ ये जो है ये रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी माना जाता है, यानी है, माना नहीं जाता, ये है। इसको मीडियम या सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। अब चलते हैं
कि ऑप्टिक्स कहते किसको है, प्रकाशिकी किसको कहा जाता है। लेट अस रन टुवर्ड्स द ऑप्टिक्स। तो देखिए क्या बता रहे कि फिजिक्स जब शुरू किया जाता है ना, तो फिजिक्स को दो मेजर कैटेगरी में बांटा गया है, एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक है मॉडर्न फिजिक्स। ये जो है क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, और क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट में हम लोग इसमें क्या जानेंगे, अर्थात ये जो ब्रांच है वो किसका है, क्लासिकल फिजिक्स का है। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके तहत हम लोग क्या जानेंगे, तो नेचर ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश की प्रकृति, इसके स्रोतों के बारे में जानेंगे, इसके गुण के बारे में जानेंगे, इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे एंड विजन के बारे में जानेंगे। अर्थात ये एक ऐसा ब्रांच है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वही दृष्टि जो पहले स्टेटमेंट दिया गया कि वही दृष्टि तभी काम करेगा जब आपका प्रकाश है। लेकिन सबसे पहला बात इसमें से हम लोग इस ब्रांच में क्या जानते हैं, सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रकाश की प्रकृति में डुअलिटी नजर आएगा, है ना, ये डुअल नेचर का होता है। एक फिजिसिस्ट जिसने लाइट के द्वि प्रकृति अर्थात वेव नेचर में भी ये अवेलेबल होगा और पार्टिकल नेचर में, इसीलिए एडिंगटन ने इसको वेविकल कहा था। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेविकल, वेव प्लस पार्टिकल। तो यहाँ हम लोगों को सिर्फ ये बात ध्यान देना है कि ये जो ब्रांच है फिजिक्स उसमें से नेचर और प्रकाश की प्रकृति क्या है, इसके बाद इसके स्रोत क्या है और इसके गुण क्या होते हैं, इसका प्रभाव भी हम लोग देखेंगे। एंड सबसे ऑल अबव देम दैट इज द विजन इन ऑप्टिक्स, हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब भाई मानव हमेशा अपने सुविधा के अनुसार काम किया है, तो यहाँ भी जो ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो कन्वीनियंस के आधार पर किया गया है। यानी हम लोग कैसे सीख सकते हैं, इसके आधार पर ऑप्टिक्स को दो प्रमुख हिस्से में बांटा गया। नंबर एक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। अब ये जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आपको लिखा हुआ मिल सकता है बुक में, यानी ये भी इसका दूसरा नाम है रे ऑप्टिक्स। यहाँ क्लिक करिए, रे ऑप्टिक लिखे, आपकी मर्जी, तीनों सही है वर्ड। फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या है कि यही जो हम अभी बात कर रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो वहां भी हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर में। लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर है एडिंगटन के अनुसार कि लाइट के पास द्वि प्रकृति होता है, डुअल नेचर होता है। यहाँ देख रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, एक वेव नेचर को दर्शाएगा, एक पार्टिकल नेचर को दर्शाएगा। देयर इज द वॉर बिटवीन द ओपिनियन ऑफ वेव एंड क्वांटम, ये युद्ध है और इसमें से बहुत सारे लोग पार्ट लिए हुए हैं। जब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में जाना जाएगा। यानी यहाँ जो है ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन जो ब्रॉड मेजर कैटेगरीज में किया गया, नंबर एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, नंबर टू फिजिकल ऑप्टिक्स। इसका आधार है हम लोगों की सुविधा, ताकि हम लोग नेचर के प्रति जो इनकम्पैरेबल है इसके इस पार्ट को बढ़िया से समझ सके। अब आता है कि इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए होता है, यहां से सावधानी बरतना पड़ेगा। लेकिन यहां देखते हैं पहले ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स, जो कि पहले बताया गया कि इसका दो नाम होता है, ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स। रे का मतलब प्रकाश की किरण, ऐसे नहीं करना है, इसमें से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। रे डायग्राम्स होता है उसको सही तरीके, और एक बात और, रे डायग्राम के खींचने के लॉज होते हैं जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएगा। तो उसको आप जैसे मन बुझाएं या जैसे उसे कहीं कहीं बुक्स वगैरह में इधर उधर कर दिया है, तो उसके प्रॉपर रूल्स होते हैं जो हम लोग सीखेंगे, और सीखने के बाद आपको रे डायग्राम में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला। फिलहाल यहाँ आते हैं ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स। देखिए भाई, इसमें से एक वर्ड आएगा प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है सीधा आगे बढ़ना। वैसे विशेष रूप से इसको वेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब तरंग अर्थात डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, मूव करता है, तो इस प्रक्रिया को प्रोपगेशन वर्ड पर्टिकुलरली इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यहाँ देखते हैं इट इज प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज। हम लोग लाइट रेज, आज पहली बार रे नहीं आ रहा है, बहुत पहले आ चुका है। तो
तो रेज के बारे में जानेंगे, प्रकाश की किरण के बारे में जानेंगे। और यहाँ जो है ना, ये जो ट्रीट करता है कि यहाँ जो लाइट का प्रोपगेशन होता है आगे जो बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ रेज जानेंगे एंड इज। लेकिन यहाँ एक कठिनाई है कि ये वैलिड तभी होगा जब इसका वेवलेंथ यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच लेसर देन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। अब यहाँ इसको पकड़ते हैं, दिस इज ऑब्स्टेकल। एक एक करके यहाँ पहले इसको समझते हैं। पहला बात हो गया कि ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स, यहाँ ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स का पुराना पार्ट है, बड़ा लाजवाब पार्ट है ना, इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, बहुत पीछे प्रीवियस क्लासेस से ही शुरू हो जाता है। तो इट ट्रीट्स प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रे, लेकिन ये तभी वैलिड होगा, मान्य तभी होता है जब वेवलेंथ, जैसे कि अभी बात किया गया वेवलेंथ यानी लाइट एज वेव भी होता है, तो वेव की लंबाई जिसको हम लोग हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ इसको बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोला जाता है, इसका वेवलेंथ बहुत छोटा हो ऑब्स्टेकल से, है ना। अब ये ऑब्स्टेकल क्या है, तो डायरेक्ट बाय लेंस मिरर में मत नहीं जाना है। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, है ना, रास्ते का बाधा। रास्ते का बाधा ने लाइट जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में, जैसे हम ही लोग हो गए ऑपेक मटेरियल्स आर यूजुअली ट्रीटेड एज द ऑब्स्टेकल। बाद में इसी को चूंकि प्रकृति बार बार मनुष्य जाति को यानी ह्यूमन बीइंग को इशारा करता है कि भाई तुम इधर चलो, तुमको फाइंडिंग्स मिलेगा, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस उसके इंडिकेशन के आधार पर हुआ है। तो डायरेक्ट यहाँ जैसे लेंस हो गया, मिरर हो गया, है ना, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, हालांकि ये बाधा की तरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका जो इन्वेंशन किया गया है वो थोड़ा सा आधार अलग है। तो फिलहाल यहाँ ये समझना है कि ये लाइट जो है ये यहाँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में लाइट जो प्रोपगेट करता है उसको हम लोग एज रे समझेंगे, लेकिन ये रे ऑप्टिक्स वैलिड केवल उसी शर्त पर होगा जब इसका वेवलेंथ जो ऑब्स्टेकल होता है, जैसे दीवार हुआ, आदमी हुआ, अदर देयर आर मेनी सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ ऑपेक मटेरियल, जो इसका साइज, हम ही लोग का साइज क्या है, बहुत बड़ा है लाइट के वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या है जरा सा देखते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आप एक पत्थर उठा के, शांत जल है, देखिए एकदम ये वाटर लेवल अभी दिखाया गया है, ये वाटर लेवल बिल्कुल एकदम इस तरह से स्थिर है, तो उसमें से एक पत्थर भाई फेंकना है, रखना नहीं है, देयर मस्ट बी द काइनेटिक एनर्जी इनटू दैट पेबल। तो वो काइनेटिक एनर्जी जब इसमें ट्रांसफर होगा वाटर में, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी ये शांत था, इसके बाद में देखिए इस तरह से रिपल क्रिएट होगा। ऐसे जिनको पत्थर फेंकने का मन नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, तालाब के किनारे बैठे, थोड़ी देर में अगर हवा चली तो आपको बहुत सारे रिपल्स देखने को मिल सकते हैं। है उतना तो कर ही सकते हैं आप। ये मैट्रिकुलेशन में जैसे कि आप रट चुके हैं उधर, है ना, ये देखिए क्रेस्ट कहा जाता है, ये क्रेस्ट कहा जाएगा, ये ट्रफ कहा जाएगा, ये ट्रफ कहा जाएगा, और ये कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहा जाता है, वेव लेंथ, लेंथ ऑफ वेव, एंड ये वाला कहा गया लैम्डा। देखिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सर्किल का चौथा पार्ट है, ये भी सर्किल का चौथा पार्ट है, यानी 1/4 + 1/4 हाफ हो गया, और हाफ इधर है, यानी ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ बन जाएगा। अगर इसका रेडियस r है या a है तो लैम्डा बराबर यहाँ सीधा हो जाएगा 2 पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। इसको बहुत आसानी से, ये ऑप्टिक्स का एक वीकर पॉइंट है जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सर्कुलर पाथ का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तो आपको वेव ऑप्टिक्स कभी भी कठिन नहीं लग सकता है। और वैसा ही किया जाएगा जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स जाएंगे, तो उसके पहले जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन के जो कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होंगे उसको लागू किया जाएगा, और ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई ये ठीक है, ये वेव का जो लेंथ है, ये जो साइज है, इससे ऑब्स्टेकल का साइज बड़ा होना चाहिए, बाधा का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसमें एक व्यवधान है, आप एकदम फ्रीक्वेंट नहीं हो सकते, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का
भी यही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, स्कैटरिंग इज अ प्रोसेस। और इसी की वजह से अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगल बगल के वस्तु जो हैं या बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स तितर बितर है, स्कैटर्ड है, उसको रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के द्वारा ही देखा जा रहा है, तो आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ क्या है, स्कैटरिंग का हिंदी होता है प्रकीर्णन, और इट इज अ प्रोसेस व्हेनेवर व्हाइट लाइट फॉल्स अपॉन अ पार्टिकल, तो वो पार्टिकल सेलेक्टिव वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिमेनिंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। और यही प्रकीर्णन की वजह से हम लोग स्कैटरिंग की वजह से इर्द गिर्द के वस्तुओं को देख सकते हैं। रही बात रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, नो डाउट इससे इमेजेस बनते हैं, लेकिन एक प्रॉपर पोजीशन की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो जैसे मन बुझा रहा है, हम लोग आंख से घुमा घुमा करके सारा चीज देख रहे हैं, इसके पीछे स्कैटरिंग है। लेकिन इसमें स्कैटरिंग में वही पार्टिकल्स भाग लेता है जिसका साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो। इसीलिए जब आप डेफिनेशन दे रहे हैं, पूरा होश हवास में रहना पड़ेगा। क्या कि भाई ये ठीक है, लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज होगा, आगे बढ़ेगा, रे भी हम लोग जानेंगे, लेकिन ये वैलिड उसी केस में होगा जब लाइट का वेवलेंथ का साइज ऑब्स्टेकल से बहुत छोटा हो। यहाँ आपको आ देख, क्योंकि भाई स्कैटरिंग हुआ तभी तो आप इर्द गिर्द के वस्तु को देख सकते हैं। और स्कैटरिंग के लिए क्या होता है, जो पार्टिकल्स इसमें जिसको कि स्कैटरर हम लोग कहने वाले हैं, उसका साइज कंपेरेबल टू द आनी तुलना में होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, आनी लगभग किस साइज का, वेवलेंथ ऑफ लाइट का होना चाहिए। नंबर 1, तो इस बात को ध्यान रखना है। इट कंसर्न्स विद द इमेज फॉर्मेशन। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, रे ज्योमेट्रिकली जो है रे के जरिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा उसको जानना है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंपल फैक्ट्स सच एज रेक्टालिनियर यानी सीधी रेखा में जो प्रकाश गमन करती है उसके बारे में जानना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानेंगे, रिफ्रैक्शन जानेंगे, लेकिन ये सारी जानकारी का आधार जो रहेगा वो ज्योमेट्रिकल मेथड रहेगा। ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्री आएगा एकदम जीरो साइज से हम लोग चलेंगे। यानी ज्योमेट्री किसको कहा जाता है, फिलहाल आप जानते हैं ज्योमेट्री का डेफिनेशन सबको पता होगा। द आर्ट ऑफ सबटेंडिंग एंड मेजरिंग एंगल्स इज नोन एज ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि जो रेज के जरिए यानी यहाँ जो एंगल बनाना है या जो मेजर करेंगे इनडायरेक्टली वो यूजिंग द लाइट रेज, यहाँ हम लोग लाइट रेज का इस्तेमाल करेंगे। यानी इसका संबंध किससे है, हाउ इमेज इज फॉर्म, इमेज फॉर्मेशन है ना। लॉज ऑफ इमेज ट्रेसिंग भी यहाँ आएगा। लॉज ऑफ यानी सिंपल फैक्ट्स की ये साधारण जो तथ्य दिए गए हैं, जो प्रूफ्स दिए गए हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ बीम, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करता है यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करेगा बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो इसमें से सारा जो हैंडल किया जाएगा वो ज्योमेट्रिकली किया जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। दूसरा भाग है वेव ऑप्टिक्स। यानी हम लोग यहाँ वेव ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। वही पहले ही हम लोग को पता चल गया कि फिजिकल ऑप्टिक्स का 2 कैटेगरी हो गया था। फिजिकल ऑप्टिक्स को 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया, एक था वेव, एक था क्वांटम। अब आते हैं इसमें से इट कंसर्न्स विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व। ऑलरेडी ये खोजा जा चुका है ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ट्रीटिंग लाइट एज ए वेव। अब लाइट को जब वेव ट्रीट किया जाएगा तो वहां जो पहले से ऑब्जर्व फेनोमेनन है, जो पहले से घटनाक्रम है, जैसे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के बारे में लंबा सा पढ़ना है ना, वेव के पार्ट में जाना पड़ेगा। और वेव में हम लोग को इंटरफेरेंस का एक सिंपल सा बात है कि देखिए क्या होता है, एक सिंपल सा बात समझना है कि पहले सुपरपोजिशन होगा। ये सुपरपोजिशन क्या है, एक सीधा सा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम लोग गाँव में कबड्डी खेलते हैं तो उसके लिए एक जगह चुना जाता है, उसको पहले लेबल किया जाता है और उसके बाद में एक खिलाड़ी दूसरे पर हावी होना चाहता है, उसी क्रम में वो जमीन जो समतल था उसमें उबड़ खाबड़ होता चला जाएगा, है ना। दिस इज द सुपरपोजिशन। अब अगर यदि फिर से आप उसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो कहीं बनेगा और कहीं बिगड़ेगा। ठीक उसी तरह से जब लाइट के 2 या 2 से अधिक वेव्स एक ही मीडियम में ट्रैवल करते हैं, प्रोपागेट करते हैं, तो वैक्सिंग एंड वेनिंग होता है ना, एक दूसरे पर हावी होते हैं, जिसकी वजह से मीडियम में क्या होगा कि
लाइट एनर्जी इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर हम लोग वहां एक विशेष तरह के स्रोत जिसको कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं, शामांगी, जिसके सारे पार्ट्स बराबर होंगे, उसके जरिए वहां रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। इस पर काम किया जाएगा। डिफ्रैक्शन, वेरी सिंपल, इसको समझना। शार्प बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर मैसिंग द एज ऑफ ओपेक मटेरियल। जैसे सिंपल सा बात है कि जैसे आप कहीं किसी घर में हैं, फाटक खोल दिया, अगल बगल में मान लीजिए अंधेरा है, तो आप गौर से बाहर में देखेंगे तो सीधा गेट के सामने लाइट का रहना चाहिए प्रभाव, लेकिन दायां बायां दोनों साइड ये बेंड कर जाता है और यहां हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन, उसी घटना को कहा जाता है। एक बात और, जब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ऑब्स्टिकल में से बाद में जब हम लोग इन्वेंट करके या जानेंगे लेंस मिरर्स, तो यहाँ भी ये ऑब्स्टिकल में क्या करेगा, शार्प बेंडिंग होगा। और शार्प बेंडिंग हुआ तो सीधी सी बात है कि आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अगर सीखना है तो डिफ्रैक्शन के इफेक्ट को इग्नोर करना पड़ेगा, यानी हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ऐसा इवेंट जिसमें से लाइट ट्रांसवर्स वेव है। अब ये ट्रांसवर्स क्या होता है, सिंपल बात समझिए। देखिए जैसे बोले थे कि शांत जल है, एकदम इस तरह से क्वाइट है। अब इसमें से जैसे हम लोग पेबल का टुकड़ा देते हैं, मारते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये पार्टिकल जो होगा ऐसे जाएगा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ जो पार्टिकल था सिचुएट, ये मैक्सिमम चला जाएगा। देखिए ये वाला यहाँ चला गया, तो यहाँ पार्टिकल क्या होता है, ये जो आपको दिखाया गया ये मीन पोजीशन कहलाता है, जो शांत अवस्था था, मध्यम अवस्था था, इससे ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट इस तरह से कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। तो ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। ये वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें भी आएंगे, लेकिन दुनिया में मात्र एक ऐसा ऑप्टिकल इवेंट है जो ये प्रूव कर सकता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, एंड दैट्स नोन एज पोलराइजेशन। मायने रखता है, इसका प्रभाव केमिस्ट्री में भी है ना, आइसोमेरिज्म में भी इसको हम लोग थोड़ा बहुत जगह देते हैं। तो वहां जो है ना, यहाँ देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट फिनोमेना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो है इस ब्रांच में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आता है आगे की बात। चलिए आगे चलते हैं। जाहिर सी बात है अगला जो टॉपिक होगा वो क्वांटम ऑप्टिक्स होगा। वहां हम लोग देखिए एक बात ध्यान रखना है कि वेव ऑप्टिक्स एक वार्निंग देता है कि डोंट थिंक अबाउट द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, क्योंकि किसी भी डिवाइस को अगर इस्तेमाल करेंगे और वो ऑपेक मटेरियल है, थोड़ा भी भाग उसका ऑपेक मटेरियल है, देन देयर विल बी द शार्प बेंडिंग। वो जिधर शैडो बनना चाहिए उधर जबरन घुसेगा। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये स्ट्रिक्ट वार्निंग होता है कि डिफ्रैक्शन को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत गहरा होने वाला है। अब आता है कि जब हम लोग जाएंगे वेब ऑप्टिक्स में, तो वहां उसका एक स्पेसिफिक नेम होगा, वेब फ्रंट, है ना। फिर वहां हाइजेंस प्रिंसिपल, बहुत सारे जो सिस्टमैटिक जो प्रूफ दिए गए हैं, जैसे जैसे इवेंट हुआ वैसे वैसे। हम पहले ही बोले थे कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में एक वार है, और उस वार से हम लोगों को समझ करके फायदा उठाना है। फिलहाल आते हैं, यहाँ साफ साफ बात है कि क्वांटम फिजिक्स में लाइट एज पार्टिकल लोकलाइज्ड, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं भाई, E बराबर h nu, है ना, क्वांटा फोटोन। और इसमें से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, क्रॉम्पटन इफेक्ट आएगा, रामान्स इफेक्ट आएगा, लेजर लाइट का जो है ये इसका भी ऑरिजिन यहीं से लिया जाएगा। तो ये देखिए, ये इस ब्रांच में हम लोग कैसे करेंगे, तो लाइट को ट्रीट करेंगे एज पार्टिकल, जिसमें से हम लोग फोटोन के बारे में जानेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। वैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर में ये सारा चलाएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ में उठाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोन, कहीं कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं आगे का जर्नी, फिर तय करते हैं। अब क्या है कि एक सिंपल सा बात समझते जाना है। देखिए भाई, हम लोग सबसे पहले आंख से देखते हैं, पहले आंख के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, है ना, थोड़ा लाइट की प्रकृति, यानी जो लाइट का नेचर है, लाइट कैसे हम लोग को इम्पैक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, और लाइट के गुण को भी समझते हैं। वैसे एक सीधी सी बात है
कि जब तक आप आंख से देख रहे हैं यानी वस्तु को सीधा विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल डिवाइसेस, जैसे फॉर स्पेक्टेकल हो गया है ना, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो भाई जब तक आप आंख से देख रहे हैं आपका कैलकुलेशन आपके हवाले है। लेकिन जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको तो उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अलाउ करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक पार्ट है जो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिलहाल यहाँ चलते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लाइट। कुछ जो मुख्य बिंदु है लाइट, और इसमें से बगल में हम लोग अपना साइट को भी रखते चले जाएंगे, है ना। लाइट साइट पहले ही बोला जा चुका है। लाइट जो है आगे ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये बहुत जरूरी बिंदु है, इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बहुत पहले ही क्लासेस से चलता आ रहा है थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ही होता है, वैसे हिंदी में इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलते हैं, जरा सा इस पर बात करते हैं। वैसे ये पढ़ना था 11 में, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका ये मतलब हुआ कि लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेयरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन। ये जो देखिए आगे बढ़ेगा लाइट, ये ऐसे प्रोपागेट करेगा, ठीक, तो इसके परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी ये वेयरिंग इलेक्ट्रिक, मान लिया जाए कि ये आपका स्ट्रेट लाइन सीधा लेते हैं, देखिए ये वाला स्ट्रेट लाइन हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया, यानी जहां जिस दिशा में लाइट बढ़ रहा है उस दिशा की बात कर रहे हैं। इसी पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। एक बात और, ये मान वेरी करेगा बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से ये कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर, और कभी ये मान नहीं बदलेगा। थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है और लाइट में क्या है, तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना तो आप हमको कोई कुछ नहीं देख पाता। यानी जो रेटिना पर एक्शन होता है इसके वजह से लाइट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। दूसरी बात कि जो अभी पोलराइजेशन हम लोग पीछे देख चुके हैं ना, पोलराइजेशन में क्या बोला गया कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, वो केवल वही प्रमाणित कर सकता है, और किसके वजह से, तो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही साइट का वजह बनेगा। तो थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में भी चर्चा उसमें भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए क्या है, लाइट प्रोपगेट है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नथिंग बट द वेयरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस दिशा में वेव बढ़ता है उससे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर होगा। ये एंगल कभी भी बदलता नहीं, भले उसके मैग्नीट्यूड में वेरिएशन हो जाए लेकिन कभी भी एंगल बदलता नहीं है। फ्री स्पेस आने वैक्यूम में ये हमेशा 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड के वेग से यानी स्पीड से चलेगा। अभी बात हुआ कि इस ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब यहाँ जो ये देखिए इस तरह से जो वाइब्रेशन करेगा वो जो है जस्ट लाइक पार्टिकल में जैसे बताया था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह की प्रकृति जो है इसमें भी दर्शाया जाता है। इसीलिए ये ट्रांसवर्स इन नेचर होगा, देयरफॉर इट कैन बी पोलराइज्ड। यही तो बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही सबसे बड़ा कारण बनता है जिससे इसका पोल खुल जाएगा। यानी पोल खुल जाने का मतलब ये हुआ कि ये पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये जो होता है डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ऐसे बताया। ये देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो उंगली है फोर फिंगर दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब यहां देखिए इट्स अ कंप्लीट ऑर्थोगोनल वेक्टर, है ना। ये वेक्टर वाले में जब बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होते हैं 3 1 2 3, ये तीनों एक दूसरे पर परस्पर जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। बहुत लोग ये सोच रहे हैं चलो भाई आई जे के बोल देते हैं। देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, और एक ऐसा यूनिट वेक्टर है यानी ये वैसे भी यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं उसमें से उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट्स का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है, तो ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं हो सकता है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। वो खोजिए स्टैंडर्ड है, इसमें से रगड़ने से कोई फायदा नहीं है।
तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होंगे वो ऑर्थोगोनल वेक्टर कहे जाते हैं, जिसमें से बोला गया कि बोले ना कि देखिए E और B हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा और ये एंगल उसका कभी भी जिस दिशा में वेव बढ़ता है उससे बदलता ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरे प्रॉपर्टी में जरा सा रिमाइंड करते हैं पीछे से 11th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो अरेंजमेंट थे, है ना, या तो आप बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी, घटते हुए फ्रीक्वेंसी या बढ़ते हुए वेवलेंथ या घटते हुए वेवलेंथ के अनुसार जब सजाते हैं तो इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें से देखते हैं कि आखिर ये विजिबल लाइट, क्योंकि जो हम लोग दृष्टि देखते हैं उसके पीछे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो विजिबल लाइट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी 7 किया हुआ है। देखिए यहाँ मिल जाएगा गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, शॉर्ट एंड लॉन्ग, 2 पैटर्न में होता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उस समय पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ जो है ना बढ़ते हुए वेवलेंथ के अनुसार सजाया गया है। आनी सबसे छोटा वेवलेंथ गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल लाइट, इसके बाद इंफ्रारेड, बढ़ते चले जाइए एंड रेडियो वेव्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए कॉमन पार्ट है। एंड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो विजिबल लाइट है इट लाइज बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन। देखिए ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में लाई करता है, जिसके वेव की लंबाई वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम, कुछ बुक में जो है मीडियम को ध्यान में रखते हुए 380 nm से लेकर के 780 nm तक बताया जाता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको लेके चलिए। अब ये एंगस्ट्रम का मतलब सबको पता है, एंगस्ट्रम का मतलब 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अगर आपको नैनोमीटर में लिखना है तो यहाँ जो है 0 हटाना पड़ेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 400 nm से लेकर के 700 nm तक, ये बीच में इसका वेवलेंथ लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस विजिबल लाइट के जरिए हम लोग सब कुछ देखते हैं, भले वो स्कैटरिंग की वजह से ही क्यों ना हो, वो लाई करता अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रे के बीच में। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रॉपर्टी में। चलिए तीसरे नंबर प्रॉपर्टी पर चलते हैं। यहां देखते हैं क्या है। As in visible region, the possible number of different wavelengths or frequencies between 4000 angstrom and 7000 angstrom are infinite। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये this is the great information, है ना, ये इस visible region में जो संभव डिफरेंट वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, किसके कितना रेंज था, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम, इसमें इनफाइनाइट है ना, आर इनफाइनाइट एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसके बीच में जो होता है यानी डिफरेंट वेवलेंथ यानी इनविजिबल रीजन, जो हम लोग जहां से देखते हैं, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं। और वेवलेंथ अगर बदलेगा तो जाहिर सी बात है उसके अनुसार फ्रीक्वेंसी भी बोला जा सकता है, तो कई हो सकता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम में, और जब कई हो सकता है तो एक ही वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, इनफाइनाइट। और ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो लाइट के होते हैं, फ्रीक्वेंसी, एक बात ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी भी मीडियम वगैरह पर निर्भर नहीं करता है। आगे हम लोग सीखेंगे कि जो आवृत्ति होती है यानी इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सोर्स पर निर्भर करेगा। दैट्स व्हाई देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो ये कई सेंसेशन है ना, संवेदना उत्पन्न करता है ऑफ डिफरेंट कलर। द नंबर ऑफ कलर्स इन विजिबल रीजन, हाँ भाई यहाँ ध्यान रखना है कि विजिबल रीजन में 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम के बीच में कितने कलर्स हो सकते हैं, तो आंसर होगा क्या, इनफाइनाइट। अब क्या है, दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 1000 रंग नजर आया है ना,
एक लिरिसिस्ट जिसने एक सॉन्ग लिखा है, जिसने कहा है जमाने के देखे हैं रंग हजार, बाद में उनको भी एक ही कलर नजर आया है ना, बाकी का लाइन आपको पता है, तो उन्हीं को एक नजर आया था। हालांकि हम लोग जो है however our eyes can distinguish only following 6 कलर, हम लोग 6 कलर से ज्यादा जो है के बीच में डिफरेंसेस कर ही नहीं सकते हैं, है ना। वो लिरिसिस्ट जो है जिसके बारे में बोले उसी को हजार बोले लास्ट में, जमाने के देखे रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, यानी वहीं जा करके फिर गड्ढे में समाना। चले, तो यहाँ एक बात आपको याद रखना है कि 4000 एंगस्ट्रम माने ये आंख और विजिबल रीजन के बीच का आने आईज, और ये जो कंट्राडिक्शन है इसको क्लियर करते जाना है। तो यहाँ जो है ना बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि बहुत सारे कलर्स हैं, या हम लोग 7 रंग देखे तो बस 7 ही रंग अवेलेबल है। भाई साहब यहाँ बहुत सारे कलर्स होते हैं, है ना, इनफाइनाइट नंबर। लेकिन हम लोग का जो आंख है ना ऊपर वाला श्राप देकर के भेजा कि चल तू जो है 6 कलर से ज्यादा नहीं देख सकता है, उसके बीच में ही डिफरेंशिएशन कर सकते हो, उससे भी ज्यादा इसमें भी घटा बढ़ा करके दिया। आगे देखते हैं विजिबल रीजन, देखिए ये रहा अल्ट्रावायलेट, है ना, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम में कितने कलर्स के बीच में हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इधर हो गया आपका इंफ्रारेड, तो अल्ट्रावायलेट और ये एक्सट्रीम कलर्स हो गए, एक्सट्रीम लाइट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये ही 7 कलर के बीच में हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वो भी टाइम मिलना चाहिए तब होगा, बात समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, तो आपसे बेवकूफ लोगों का होता है जमाने के होते हैं रंग हजार, अरे भाई इनफाइनाइट होता है, लेकिन आप कितने के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? 6, देखिए 1 2 6। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नंबर 4 की तरफ। चलिए 4 नंबर की तरफ आते हैं। अब आता है कि चलो भाई ठीक है 6 कलर को नजर आया, वेरी गुड, बहुत शानदार, लेकिन इसमें आई जो है ना बड़ा संवेदनशील होता है, क्विक टू रिप्लाई होगा, वो किसके होगा? येलो एंड ग्रीन लाइट। अर्थात ये लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 एंगस्ट्रम के इर्द गिर्द। यहां से हम लोग अगर शुरू करें, यहां देखिए 5, यहां देखिए 2 लाइट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला जो रेंज है ना, इसमें हम लोगों का आंख बहुत बहादुर है, तुरंत जो है रिप्लाई करता है। कौन कौन? ग्रीन एंड येलो। अब बचा द सेंसिटिविटी ऑफ आई डिक्रीजेज। अब फिर बस बाया दाया जाइए, सारा होश गुम, अर्थात the sensitivity of eye decreases on both the sides of it, so it is minimum for both violet and red light। बहुत लोगों को लाल रंग बहुत सुनहरा लगता है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि इसमें से क्या होता है कि हम लोग का रेड और इधर वायलेट, इसके प्रति आंख जो है वो ज्यादा क्विक टू रिप्लाई नहीं होता है, ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, संवेदनशील नहीं होता है। तो जो भ्रम पर पल रहा हो उसको जितना जल्दी हो सके हटाइए, क्योंकि हम लोगों का जो है ग्रीन एंड येलो लाइट जो होता है उसके अबाउट संवेदनशील ज्यादा होता है। एक बात और, लेकिन यहाँ थोड़ा सा 2 कलर्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कैमरा उनका का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहा है ना, फोटो जरूरी होता है, फोटो को जो है अपलोड भी करना रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो एक बात है आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होते हैं वो मोस्ट सेंसिटिव है, क्विक टू रिप्लाई होता है, ब्लू एंड लीस्ट टू रेड, सबसे अधिक सेंसिटिव होगा ब्लू, और रेड का तो बुरा हालत है, आंख के लिए भी वैसे ही है, और फोटोग्राफिक प्लेट में भी ये लेस सेंसिटिव होता है, लीस्ट होता है। ये बात ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं बहुत जगह पर इसको काम में लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, और लास्ट जो इसका पार्ट है ये देखिए जरा सा, यही हम लोग के आंख का पोल खुलने वाला है। Persistence of eye is 1.10 second. If time interval between 2 successive light pulses is lesser than 0.1 second, I cannot distinguish them separately. भाई हम लोगों के आंख के रेटिना पर जो लाइट के प्रभाव होते हैं वो 1/10 सेकेंड तक होगा एक कलर का। अगर मान लिया जाए कभी ऐसा हो रहा हो कि जैसे आप एक पल्स करने का मतलब यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए यहाँ रेड आया, एक जगह रेड आया, फिर उसके बाद में बगल में आप दूसरे कलर्स को ला रहे हैं,
तीसरा जो है ये देखिए इस तरह से अगर ये पल्सेस जो है ये 1/t लेस देन 1/10 सेकंड होगा ना तो आपको जो पहला कलर देख रहे हो ना रेड वही दिखता रहेगा। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बोले ना प्रकृति आंख दिया है स्थिर से देखने के लिए, तो उसके अलावा और कुछ हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि रेटिना जो है इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, जबरदस्त पार्ट है। इसी की वजह से हम लोग का दृष्टि जो है जीवित है। तो यहाँ अगर जो दो कलर्स के बीच में डिफरेंशिएशन हम लोग तभी कर सकते हैं जब यहाँ t ग्रेटर देन या कम से कम 1/10 सेकंड होना चाहिए, ग्रेटर देन 1/10 सेकंड होना चाहिए। अगर इससे लेस हो गया ना तो हम लोग के सामने पल्सेस चलते चले जाएंगे, मगर आप जो कलर देख रहे हैं वही कलर नजर आता रहेगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑप्टिक्स, और इसमें से हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी दी गई। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें से हम लोग सीधा पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी ज्योमेट्री से शुरू करेंगे। आपको कुछ आप पहले पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं दैट डजंट मैटर, या मिसकंसेप्ट हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको जीरो स्केल से बताया जाएगा सारा बात एक एक करके। 3 तरह के प्रॉब्लम इसमें शामिल किए जाएंगे। नंबर 1 बोर्ड, दूसरा नंबर जो है नीट के लिए और जी मेन। अब यहाँ जो है जी मेन एडवांस दोनों के लिए बराबर प्रॉब्लम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब भाई आपको स्वान की तरह जो जरूरत है वो पिकअप कर लीजिए। कोई यहाँ सारे प्रॉब्लम हर टाइप का प्रॉब्लम हम खुद बनाएंगे। इसके बाद जरूरत पड़ी तो उस तरह के प्रॉब्लम को सेंड किया जाएगा। ये एक सीक्वेंशियल पढ़ा है और हम ये कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक जल्दी जल्दी समाप्त हो ताकि दूसरे पर भी नजर डाला जा सके, उसको भी सही ढंग से सही जगह पर समय के पहले ले आएंगे। कोशिश यही किया जाएगा। तो सबको फिर नमस्कार और फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सबको शुभ रात्रि।